जय हिंद। मैं राजेश सुथार और आज की इस बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी की श्रृंखला में आगे डीएनए आरएनए के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके थे। आज हमारा बायोलॉजी के रूप में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आहार एवं पोषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत लेंथी भी टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा आहार एवं पोषण। आप जानते हो आहार एवं पोषण क्या होता है। मानव द्वारा संतुलित आहार एवं भोजन को ग्रहण करके वो अपने शरीर को स्वस्थ और हष्टपुष्ट बनाए रख सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड तथा खनिज लवण आदि मात्रा में उपस्थित होते हैं जो कि एक संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने एनर्जी के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी कि शर्करा के कुछ अणु होते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है और हम जानते हैं कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो वहां पर जाकर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन कोशिका के बारे में अध्ययन कर चुके थे जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा वहां पर भोजन का संग्रहण होता है तथा वो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आज हमारा टॉपिक होगा आहार एवं पोषण। हम जानते हैं भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि को हम भिन्न भिन्न सैकेराइड के रूप में ग्रहण करते हैं जो शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारी उपापचय क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। पहले हम जानते हैं आहार एवं पोषण क्या होता है। तो यहाँ पर आहार एवं पोषण को इंग्लिश में फूड एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर बात की जाए पोषक पदार्थ की तो पोषक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, अलग अलग प्रकार के विटामिन तथा खनिज लवण तथा वसा भी उपस्थित होती है। पोषक पदार्थ की बात करें तो ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं यानी कि एनर्जी का भी काम करते हैं। ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा तथा हमें दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय बनाते हैं। यदि हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अपने दैनिक जो जीवन का कार्य है उसको भी नहीं कर पाएंगे। जब हम छोटे थे तो हम छोटे ही थे, अब हम बड़े हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये पोषक पदार्थ है। इन पोषक पदार्थों का हमारे शरीर में संचित होना जरूरी होता है जो हमारी शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के अंगों में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर लिखा है शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं कौन? पोषक पदार्थ। तथा रोगों से सुरक्षा करते हैं। रोगों से सुरक्षा यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण भी करते हैं, जिससे आपको पता है कोविड-19 जो कि एक वायरस के द्वारा फैलती है, जो कि एक आरएनए प्रकार का वायरस होता है जो एक संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में भी पहुंच जाती है। तो यदि ये पोषक पदार्थ एवं आहार एवं पोषण हमारे शरीर में यदि सही होगा तो हम रोगों से भी सुरक्षित प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये टारगेट होगा कि ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज आप जानते हो C6H12 वो 6 होता है, जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 में होता है। हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा तथा हमें दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय बनाते हैं। तो ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों के लिए जरूरी होता है। अब इन पोषक पदार्थों को कार्यों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण जिसे फाइबर्स भी कहते हैं, अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आनुवांशिकी के लिए हमारे शरीर में अलग प्रकार से डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो हमने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में भी पूरा एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हो। पूरा बढ़िया तरीके से समझाया है आपको। पोषक पदार्थ हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा शारीरिक वृद्धि के लिए भी उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थों को विभिन्न अलग अलग घटकों के रूप में डिवाइड किया गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत कारगर होते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो हमारे जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उसमें अत्यधिक भूमिका निभाते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा,
जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण करती है और ग्लूकोज से एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को संचित ऊर्जा के रूप में मात्रा मिलती है जब हम किसी भी कार्य को सक्रिय रूप से कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि लिपिड होती है वो हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी लिफ्टिंग का कार्य करते हैं, यानी कि एनर्जी देने का कार्य कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा करते हैं। वसा जो कि चिकनी सामग्री में उपस्थित होती है, तेल है, घी है, तो जो जो जितनी भी चिकनी पदार्थ की सामग्री होती है उसमें हमेशा वसा उपस्थित होती है। तो आई होप आप बात को समझ चुके होंगे कि जो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो शारीरिक वृद्धि करने वाले पोषक पदार्थ। हमारे शरीर की जो शारीरिक वृद्धि है, जैसे कि हम छोटे थे अब बड़े हो गए तो हमारे शारीरिक वृद्धि हुई है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा पोषक पदार्थ इंपॉर्टेंट होता है? तो वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट आता है उपापचय क्रियाओं का नियमन। उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के क्रियान्वयन के लिए कौन सी आवश्यक होती है? तो उपापचय क्रियाओं के लिए विटामिन, खनिज लवक और रेशे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप विटामिन के बारे में पढ़ चुके होंगे, बट हम इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन की कैटेगरी होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जबकि विटामिन बी के कई प्रकार के अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ तक कि विटामिन पी भी होता है। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तृत से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन के अलग अलग प्रकार होता है। यदि फोर्थ ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पर वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणसूत्र या फिर जो अलग अलग प्रकार की जो आरएनए और डीएनए होता है उनका रूपांतरण होता है, वही क्या कहलाती है? आनुवांशिकता कहलाती है, जिसके लिए आवश्यक होता है डीएनए और आरएनए। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको आरएनए और डीएनए में पूरा विस्तृत समझाया हुआ है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पोषक पदार्थों को इस प्रकार की अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि सभी के कार्य अलग अलग हैं। आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः एक शर्करा का अणु होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं जिनका रेशियो 1:2:1 में होता है, जो कि शरीर को तुरंत यानी कि शीघ्रता से एनर्जी प्रदान करता है। बात करें कार्बोहाइड्रेट के सिंपल के फॉर्मूले के बारे में तो फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। हमेशा जो रेशियो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 होना चाहिए। यदि पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से अणु उपस्थित होते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो कितना होता है? 1:2:1 होता है। मुख्यतः ये ग्लूकोज का ही अणु होता है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। यहाँ पर यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका रेशियो हमेशा 1:2:1 होना चाहिए, बट यहाँ पर एक अपवाद के रूप में एक्सेप्शन आता है। जो होता तो है कार्बोहाइड्रेट, बट ये क्या है? अपवाद है। मैंने जब आपको डीएनए पढ़ाया था तो डीएनए में आपको मैंने पढ़ाया था कि जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O4। यहाँ पर देखा जाए तो O5 होना चाहिए था। यदि O5 होता तो ये वाला रेशियो इससे कंपेयर कर सकता था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है इसलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये हालांकि आता कार्बोहाइड्रेट में है, बट ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है? अपवाद है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि जो डीएनए में उपस्थित डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वो किसका भाग होता है? तो वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर मैंने पहले लिखा है ये क्या है? अपवाद है, तो अपवाद के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, वो भी शीघ्रता से। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4 किलो कैल्विन प्रति ग्राम एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि एक जो ग्लूकोज का अणु होगा वो 1 किलो कैल्विन प्रति ग्राम एनर्जी को प्रदान करेगा, यानी कि एनर्जी को प्रदान करेगा। कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जो कि शरीर को तुरंत
एनर्जी प्रदान करता है। यहाँ पर बात की जाए इसके सोर्स की, तो हम इससे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को? तो जो अनाज है, फल है, शुगर है, मिल्क है, शहद, तो इन इन आइटम से आप कार्बोहाइड्रेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन कौन से है और उसका फॉर्मूला कौन सा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मोनोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और डाइसेकेराइड। हम पहले इस पे बात करेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होती है? ये एक सिंपल प्रकार की शर्करा होती है जो हमारे शरीर में जाने के बाद आसानी से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सके और एनर्जी को प्रदान कर सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड एक सिंपल शुगर होती है, यानी कि एक सरलतम शर्करा होती है, यानी कि आसानी से जो इसके अणु होते हैं वो आसानी से टूटकर अलग हो जाते हैं और शरीर को 4 किलो केल्विन प्रति ग्राम एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि हम अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको पूछे कि मोनोसेकेराइड, तो एक सिंपल शुगर होती है जो रंगहीन, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में कैसी होती है? घुलनशील। यदि इसको जल में घोल दिया जाए तो ये जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। अब यहाँ पर मोनोसेकेराइड के अलग अलग टाइप्स है, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। यहाँ पर यदि हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का भी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, C6H12O6। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा भी जाता है। यहाँ पर यहाँ तक कि जब आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की भी बात करते हैं तो वहां पर भी एक ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है। यदि ये आप उस इक्वेशन में लिख के भी आते हो तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी के रिलेटेड यही एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब हम आगे बात करें मोनोसेकेराइड के पहले टाइप्स के बारे में, तो पहला टाइप है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन का मतलब, जैसे कि हम यदि किसी भी वाहन को चलाते हैं, स्कूटर को चलाते हैं, तो उसमें हमें ईंधन डालना पड़ता है। यदि हम उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो वो थोड़ा ही चलेगा। तो इसी प्रकार हमारे शरीर को भी चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं? ग्लूकोज ग्रहण करते हैं। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो यह एक मोनोसेकेराइड का पार्ट होता है जिसमें ग्लूकोज होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और ये जो मोनोसेकेराइड होती है वो सिंपलतम शर्करा होती है। ग्लूकोज एक कोशिकीय ईंधन है जिसे अंगूर शर्करा कहते हैं। अंगूर शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंगूर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी कि जो ग्लूकोज होता है उसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं और इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं। बात की जाती है फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, जो कि पीले फलों में पाई जाती है। फ्रक्टोज फल शर्करा जो कि फलों में उपस्थित होती है। फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, यानी कि यदि आपको पूछे कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, नेचुरल शुगर कौन सी है, तो वो होती है फ्रक्टोज, जो कि फलों में उपस्थित होती है। फ्रक्टोज शहद में भी उपस्थित होती है। जबकि बात करें गैलेक्टोज, तो जो गैलेक्टोज होती है वो गैलेक्टोज हमेशा दूध या फिर मिल्क में उपस्थित होती है। आई होप आप मोनोसेकेराइड के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझ चुके होंगे। जो भी मैंने पैनल फाइल लिखी है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी करते चले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपके बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर बात करें मोनोसेकेराइड की, तो मोनोसेकेराइड के कौन से भाग हुए? ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ और गैलेक्टोज हुआ। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, अंगूर शर्करा, जबकि फ्रक्टोज को फल शर्करा और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा और शहद में उपस्थित होती है। जबकि बात की जाती है गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज हमेशा दूध में उपस्थित होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। आई होप आप मोनोसेकेराइड के बारे में समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है। जब दो ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर माल्टोज का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड रिएक्शन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध उपस्थित होता है, तो वो बंध उपस्थित होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, यानी कि शर्करा के दो अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा मिलकर डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। वापस से सुनेंगे,
शर्करा यानी कि शुगर के दो अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर माल्टोज का निर्माण करते हैं, जिससे डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। आई होप आपको ये रिएक्शन याद हो चुकी होगी, जिसमें अब मैंने आपको बताया था ये ग्लूकोज का अणु, ये ग्लूकोज का अणु, और आपस में इसके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनकर माल्टोज यानी कि C12H22 और O11 प्लस H2O रिलीज हो जाता है। तो ये होता है माल्टोज का फॉर्मूला। तो इस प्रकार डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। दो शर्करा के अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और माल्टोज होता है। बात करें पहले यदि सुक्रोज की, तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज उपस्थित होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज उपस्थित होता है, जिसे कैन शुगर भी कहते हैं। पूछा जाए कि भाई कैन शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज जो कि गन्ने से प्राप्त होता है। जैसे कि जो गुड़ वगैरह हुआ, तो गुड़ भी शुगर से तो प्राप्त होता है, तो उसमें कौन सा होता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज को ही कैन शुगर कहते हैं, जो कि जल में घुलनशील होता है और उसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज उपस्थित होता है, जो कि दूध या फिर मिल्क में पाई जाती है। बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज अभी आपने हमें बताया था, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, जिसे माल्ट शर्करा कहते हैं, और ये हमेशा अंकुरित अनाज यानी कि जौ होते हैं ना, जो गेहूं के जौ, उसमें उपस्थित होते हैं। तो आई होप आप डाइसैकेराइड यानी कि ओलिगोसैकेराइड के बारे में समझ चुके होंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और माल्टोज होता है। इनके जो दूसरे नाम यानी कि उपनाम है यानी कि सब नेम है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो आई होप आप डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के बारे में समझ चुके होंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आई होप आप डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं हम ट्राइसैकेराइड के बारे में। आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ट्राइसैकेराइड, इसमें शर्करा के तीन अणु आपस में मिलकर एक रैफिनोज शुगर का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों आपस में जुड़कर रैफिनोज शर्करा का निर्माण करते हैं, जिसे ट्राइसैकेराइड शुगर या फिर शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है आपके पास में पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लेवल से बहुत खास है। यहाँ पर बात करें पॉलीसैकेराइड, तो 10 या इससे अधिक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में जो शर्करा के अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर एक प्रकार की पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, जिसमें सेलुलोज जो कि पौधे की कोशिका की भित्ति में उपस्थित होता है। ये मैंने आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बता दिया था कि जो कोशिका की भित्ति होती है उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है, यानी कि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में उपस्थित रहता है, जबकि स्टार्च पौधे में संचित भोजन के रूप में और ग्लाइकोजन जो कि जंतुओं में संचित भोजन के रूप में रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में संचित भोजन रहता है, इसी प्रकार जो जंतु कोशिका होती है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं, तो एनिमल स्टार्च कहते हैं ग्लाइकोजन को। यहाँ पर बात की जाती है काइटिन की, तो काइटिन होता है वो कवक या फफूंदी की कोशिका भित्ति में उपस्थित रहता है। तो आई होप आप पॉलीसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड के बारे में समझ चुके होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।